अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रियासत के खिलाफ जंग, हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश, दहशतगर्दी, मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस जमात की जानिब से बेबुनियाद सियासी इंतकाम का बयानिया और दरख्वास्त गुजार को मुजरिम साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड की मौजूदगी। अदालत ने नाजरीन कैदी नंबर 804 पर संगीन चार्जशीट लगाते हुए जमानतें खारिज कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तमसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से कानून पर अमल दरामद के अपने बुनियादी हकूक खो बैठा है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है। अदालत के फैसले में यह कहा गया है कि अबूरी जमानत उस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं कि जिसने तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है, लिहाजा बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। अदालती फैसले में लिखा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। गवाहों ने यह बयान दिया कि मीटिंग में पीटीआई की लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। अदालत ने फैसले में लिखा है कि प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराया। प्रोसिक्यूशन का साबिक वजीर आजम के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मंसूबाबंदी की। प्रोसिक्यूशन का केस ये भी है कि तहरीक इंसाफ टॉप लीडरशिप ने मंसूबाबंदी से इत्तफाक किया और मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए पैगाम आगे पहुंचाया। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाई गई वीडियोज में इस्तेमाल होने वाले आलात अभी बरामद होने हैं। तहरीक इंसाफ के वकील का कहना है कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन दलाइल में वजन नहीं। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी बन जाता है। सानह 9 मई को नाजरीन 1 साल से जायद गुजरने को है। इस दौरान कमोबेश 14 से जायद मरतबा पाक फौज की जानिब से प्रेस रिलीजेस जारी की गई। इन प्रेस रिलीजेस में इस बात का अहाता किया गया कि 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी ये बताया गया कि 9 मई के रोज जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। इस वाक्य के शवाहिद अवाम और अफवाज के पास मौजूद हैं। कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। और हमारे ही प्रोग्राम में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मौजूद थी, जिन्होंने 2 टोक अल्फाज में बताया कि तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद, इंडिपेंडेंट गवाहान और फोरेंसिक्स मौजूद हैं टू सपोर्ट ऑल दिस। Yes, that is on the record, verified from the forensics, from the PEMRA, from FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file, and all the evidence will be presented in the court. How will you prove a centrally coordinated conspiracy? Irrefutable evidence है। We are hoping कि हमने केस तैयार ठीक किया है, so हमारे पास almost सब कुछ मौजूद है। कोई एक ऐसा तगड़ा मवाद या कोई फॉर इंस्टेंस मैसेज ऐसा आपको आपके हाथ लगाओ जो एक्सपोज कर दे मुकम्मल तौर पे, इट बी ए बॉम्बशेल मैसेज जिसके अंदर खुद चेयरमैन जो हैं वो जहां अपने नंबर से वो इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को कि ये करना है एंड दिस इज व्हाट इज प्लान्ड, या मैसेज टू द कोर ग्रुप भेज रहे हो क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक पिक्चर है। I cannot comment on that because that would be too specific. इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फोरेंसिक्स, पेमरा, एफआईए, लेकिन ताजुब यह है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूतों के बावजूद 13 प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए गए और अब तक इमरान खान के खिलाफ कोई बाकायदा चार्ज फ्रेम नहीं किया गया, ना ही कोई कन्विक्शन सामने आई हैं। इवन दो मोर देन अ ईयर हैज पास्ड, होना तो ये चाहिए था कि 3 से 6 माह में फैसले सामने आते, क्योंकि इस वक्त का फायदा बारहा सिर्फ तहरीक इंसाफ और उसके बयानिए को हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नाजरीन फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत ने ये रिमार्क्स दिए कि इंसानों के साथ गैर इंसानी बर्ताव ना कीजिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लाजब बेंच केस की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो जुडिशियल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने बताया कि मियां आबाद फारूक
اب तक तहवील में हैं। उनके 5 साल के बेटे की वफात हो गई, मगर इसके बावजूद भी मियां आबाद फारूक को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान से मुलाकात के लिए हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दरियाफ्त किया कि मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने दरियाफ्त किया कि अहले खाना से मुलाकातें कराने के लिए फोकल पर्सन कौन है। इस मौके पर डायरेक्टर लॉ ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि मुल्जिमान के अहले खाना से मुतालिक आपके पास कोई तफसीलात हैं। ब्रिगेडियर इमरान ने जवाब दिया कि मेरे पास इस वक्त तफसीलात नहीं मौजूद। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद कहा कि जिनके बच्चे की वफात हुई है उन्हें अहले खाना से फौरी तौर पर मिलवाया जाए। दौरान समाअत अदालत ने बारहा सवाल उठाए कि जेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने यह बताया कि मुतलका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज 2 बजे जेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवा दिया जाएगा। सियासत की मौजूदा इज़ाए तरकीबी में तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है नाजरीन के जो अदालत के कटहरों में बतौर दरख्वास्त गुजार, बतौर मुल्जिम, हता के मुजरिम के तौर पर खड़ी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अहम तरीन बैठकें कर चुका है। यहां भी मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ से जुड़ा है। तहरीक इंसाफ ही मरकजी फरीक है। बराह रास्त नशर होने वाली इस मुकदमे में जज साहिबान की अक्सरियत की जानिब से बार बार इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती फैसले की गलत तशरी और एक सियासी जमात का हक सलब करने के हवाले दिए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करें। मगर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद इस मुकदमे का नया रुख है। हर 2 सूरतों में आने वाले फैसले में अदम एतमाद के इस बयानिए को रद्द नहीं किया जा सकता। अब तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है एंड दैट changes the very nature of what is going to happen tomorrow। और उसके बाद जो रद्द अमल सामने आएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहल बताया गया कि कल महफूज फैसला सुबह 9 बजे सुना दिया जाएगा। और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट में यह बताया गया कि कल फुल कोर्ट नहीं बैठेगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फैसले से फकत चंद घंटे कबल अब अपडेट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नहीं, बल्कि कल सुबह 9 बजे नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे 13 रुकनी बेंच बैठेगा। कल फुल कोर्ट बैठेगा और सुबह 9 बजे नहीं 12 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुल्क की आला अदालत के बाहर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज में गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, इस कौम का बच्चा आपको देख रहा है। आप रिटायर हो जाएंगे, आप घर चले जाएंगे। एक तारीख देखती है कि आपने क्या फैसले किए हैं। खान के साथ नाइंसाफी कौम के साथ नाइंसाफी है। याद रखिए, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आपको खान को रिहा करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को 3 हलकों के बाकायदा ट्रायल को मजीद आगे बढ़ाने से रोकने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। समाअत के आगाज पर लीगी उम्मीदवार के वकील ने अदालत में यह बताया कि हमारे पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि रिट में नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अगर ट्राइब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासिर थे तो रिट पिटीशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए। मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर तासुब का तासुर हो तो उसी जज से केस मुंतकली की इस्तदा की जाती है। मुझे इस केस को तफसील से समझने में अब वक्त लगेगा। केस को 22 जुलाई को समाअत के लिए रख लेते हैं। हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक देते हैं। मैं रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 4 या 5 रोज में फैसला कर दूंगा। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो रोक दिया है। अदालती फैसले और फिर अदालतों पर अदम एतमाद, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सियासत की बेयकीनी और तजब्जुब में मजीद इजाफा कर रहा है। ऐसे में निजाम सियासत की साख, जमहूरियत के इक़दार, वैल्यूज और अदालती फैसलों पर सवाल उठेंगे जो किसी फरीक के हक में नहीं है। बात करते हैं, हमारे साथ ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन इजाज मौजूद है। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले फरमा दीजिएगा कि सुबह 9 बजे फैसला आना था, 3 रुकनी बेंच ने बैठना था और अब से चंद लम्हों पहले ये नई कॉज लिस्ट शाया हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि मुकम्मल 13 रुकनी बेंच बैठेगा, दोपहर को कल 12 बजे बैठेगा और फैसला सुनाएगा।
جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھا اس کیس میں بہت ساری غیر معمولی چیزیں ہوئیں. پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ روز ایک فل کورٹ کا اجلاس ہوا جو مشاورتی اجلاس تھا, جس میں تمام یہ 13 ججز شریک تھے جنہوں نے یہ کیس سنا تھا. آج پھر دوبارہ اجلاس ہوا, اس میں بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رہا. پھر اس وقت اس اجلاس کے کچھ دیر کے بعد ایک کاز لسٹ جاری کی گئی جو روٹین کا ایک بینچ ہوتا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, کہ وہاں پر یہ فیصلہ صبح 9 بجے وہی روٹین کا جو ریگولر 3 رکنی بینچ ہے جس میں یہ کیس سننے والے صرف 2 ججز شامل تھے, وہ یہ سنائے گا فیصلہ. تاہم اب سے کچھ ہی لمحات پہلے اب ایک اور ریوائزڈ کاز لسٹ جاری کی گئی ہے فار اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ اب صبح 9 بجے نہیں بلکہ دن کو 12 بجے سنایا جائے گا, اور اس یہ فیصلہ تمام وہ 13 ججز کی فل کورٹ سنائے گی جس نے یہ کیس سنا تھا. اور اب یہ جو پورا معاملہ ہے, کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت اس فیصلے پر ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں, اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کل 12 بجے یہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے. یہ خاصا اہم فیصلہ ہے. ہم نے دیکھا دوران سماعت بھی ججز کے درمیان کافی زیادہ جو ہے وجہ کیا بنی محسن, یہ بتائیے گا, یہ وجہ کیا بنی ہے وقت کی تبدیلی سے ہٹ کے مکمل 13 رکنی بینچ کے بیٹھنے کی؟ دیکھیے یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پریکٹس ہوتی ہے سپریم کورٹ کی, اس میں جو ججز کیس سنتے ہیں وہی فیصلہ بھی سناتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, سنایا جا سکتا ہے, قوانین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں رولز کہ آپ کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے, لیکن عام طور پہ پریکٹس یہی رہی ہے ہمیشہ. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال میں اسپیشلی بہت بڑے بڑے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سماعتیں ہوئیں, ان کے فیصلے آئے, اور ہمیشہ جو ججز کیس سنتے رہے وہی فیصلہ سناتے کے وقت بھی جو ہے وہ کیمرہ عدالت میں آتے رہے. آج یہ غیر معمولی تھا کہ یہ جو 3 ممبرز کا کہا گیا کاز لسٹ میں کہ یہ 3 ممبر بینچ جو ریگولر بینچ ہے کورٹ روم 1 کا وہی یہ فیصلہ سنائے گا. ابھی تک اس کی جو وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی, لیکن بہت سارے سوالات کے جو جواب ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تحریری آرڈر آئے گا اس میں اب سامنے آ جائیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے کے سوالات اٹھائے گئے. ٹھیک ہے, اور مجھے محسن یہ بتائیے گا کہ کل یقینی طور پہ بہت اہمیت کا حامل دن ہے, فیصلہ جو بھی آیا سیاسی حیت تبدیل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایسے ماحول میں تحریک انصاف کا چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا, عمران خان کا نہ صرف خط لکھنا مگر باہر آ کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نعرے لگانا چیف جسٹس کے خلاف, یہ تو کنٹیمپٹ کے کیسز تو پہلے ہی سنے جا رہے ہیں سینیٹرز کے خلاف, اور پہلے ہی برہمی کا اظہار کر چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کے. عمران خان صاحب اسی کیس میں جب نیب کے ترمیم کیس کے اندر موجود تب بھی پیش ہوئے, تب بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. تو کس طرح لیا جائے گا ان نعرے بازی کو؟ دیکھیں یہ ہم دیکھا ہے ریسنٹلی جو ہے وہ مختلف ہائی کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق توہین عدالت کے کیسز کچھ ابھی بھی پینڈنگ ہیں, کچھ کے جو ہے وہ معافی ناموں کے بعد فیصلے ہو چکے ہیں. اب یہ جو ہم نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس تھا, اس کے بعد جتنے بھی پی ٹی آئی سے متعلقہ کیسز تھے, چاہے لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہو, چاہے الیکشن سے متعلقہ جتنے بھی کیسز تھے, اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما اور قانونی ٹیم کے کچھ ممبرز وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ جو عدم اعتماد کے حوالے سے چیف جسٹس کے حوالے سے, تاہم جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح کی قیادت ہے اس نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور ہمیشہ جو ہے وہ بینچ پر اعتماد کا اظہار کیا اور چیف جسٹس پر اعتماد کا اظہار کیا. رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں محسن, یہ بتائیے قاضی صاحب کا رد عمل کیا آتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اب جس طریقے سے آج نعرے بازی ہوئی ہے, جس طریقے سے آج نعرے لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی پریمیسز کے باہر دروازے پر, اب اس کا رد عمل یقیناً آئے گا, کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جب ججز کے خلاف ایسی باتیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع ہوئی ہے, اور آج جس طرح کے نعرے لگائے گئے اس میں کچھ نامناسب باتیں بھی کی گئی ہیں. وہ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان وہ پہلے ہی خاصا برہمی کا اظہار کر چکے ہیں, انہوں نے انف از انف کے ریمارکس بھی دیے تھے اس طرح کی باتوں پہ. پھر جب نیاز اللہ نیازی نے کمرہ عدالت میں ایک کیس کی سماعت کے دوران ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا, ان سے بینچ سے علیحدہ ہونے کی استدعا کی, تو اس وقت نہ صرف چیف جسٹس بلکہ جو ان کے ساتھی ججز تھے اس بینچ میں ان کی جانب سے بھی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا. اب بالکل, اور اب بھی حالات جو ہے وہ بالکل
मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद थे। कल अहम तरीन दिन है, अब 9 बजे नहीं दोपहर 12 बजे मुकम्मल 13 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। दो अहम तरीन मुशावरती बैठकें हो चुकी हैं, मुख्तसरन फैसला तो सुना दिया जाएगा, लेकिन ये कितना अहमियत का हामिल केस है ये इसी से यहाँ होता है कि एक नहीं दो मुशावरती इजलास बुलाए जा चुके हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। बजट की मंजूरी और IMF से मुआहदे के बाद वफाकी हुकूमत की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। टैक्सेस के होश शबा इजाफे और बिजली बिलों की हौलनाकी ने जहां अवाम हुकूमत से नाला हैं, वहीं अब हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी दूरी इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के तूफान और अवामी रद्द अमल को देखते हुए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से फासला बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। बिलावल हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमतें बनाना और गिराना जानते हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत वक्त पर तंकीद करते हुए कहा है कि आप IMF से बात क्यों नहीं करते, IMF को कमरे में बिठाइए और उनसे टेबल टॉक कीजिए। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से यह शिकवा भी किया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत उनसे ताउन नहीं कर रही, हमें हमारा पूरा हक नहीं दिया जा रहा। सदर मुमलिकत ने पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि वो खुद मैदान में आ गए हैं और अब इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी बल्कि अब बाहर निकलना होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है कि जब हुकूमत शदीद मुआशी मसाइल में जकड़ी हुई है, महंगाई का अफरीत मुंह खोले हुए है, पेट्रोल और बिजली के नर्ख काबू से बाहर हैं और आम आदमी की कुव्वते खरीद जवाब दे चुकी है। हालात की इस संगीनी का एहसास अगरचे हुकूमत को नहीं मगर पीपल्स पार्टी बिगड़ते हालात का धारा देख रही है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत को याद दिलाया था कि हुकूमत PPP के वोटों पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी एतराफ किया कि आज जितने बहरान हैं इतने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। परसेप्शन तो ये है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। अगर सियासतदान नजर नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का अंदिया दिया है तो पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत नहीं बल्कि वफ्द को APC में भेजेगी। इसका मतलब यह हुआ कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत से फासले बढ़ाने के मूड में है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत की हामी भर ली है कि मुल्क के मुफाद के लिए APC में जरूर जाएंगे। मुल्क के इस मुफाद में मगर कल मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन मुकदमे का फैसला आना है। अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता तो क्या PTI फिर भी हुकूमत के साथ बैठेगी, और अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया तो 78 नशिस्तें अपोजिशन को मिलने से हुकूमत को बरतरी के लाले भी पड़ सकते हैं। जबकि एहतजाजी तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई कल ही ये तजवीज दे चुके हैं कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सियासत कल तक बंद गली में है मगर कल के अदालती फैसले के बाद सियासत नया रुख लेगी और इसमें आसिफ अली जरदारी और उनकी जमात का किरदार सबसे अहम होगा कि आसिफ अली जरदारी ने इशारतन हुकूमत को वार्निंग और मुतनब्बे जरूर किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ PPP के सीनियर रहनुमा सेनेटर नैयर बुखारी मौजूद हैं। सर, सदर जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमतें बनाना और गिराना जानते हैं। हुकूमत नहीं चल रही से क्या मुराद है? आपकी मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा था, क्या नहीं चल रहा एग्जैक्टली? जिस कंटेक्स्ट में ये बात की जरदारी साहब ने, जब मीटिंग हुई हमारी, तो ऑब्वियसली उसमें ये था कि महंगाई जो है इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यूटिलिटी बिल्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, जो बड़ी कम होती जा रही है। वो डे टू डे जो मामलात को चलाने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में कहा कि ये हुकूमत हम चला नहीं पा रहे, लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। तो इस कंटेक्स्ट में वो बात है। तो बुखारी साहब, सदर साहब का ये कहना कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है और भारी भरकम टैक्सेस का निफाज हो गया है, IMF की कड़ी शराइत लागू कर दी गई हैं, अवाम को महंगाई के तूफान में धकेल दिया गया है, बहरान दर बहरान की कैफियत है। मगर सर, ये अजब नहीं है कि आप हुकूमत में हैं भी और उसी हुकूमत के नाकिद भी हैं? अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही एंड यूर ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट इज सेइंग द ऑब्वियस, तो ओहदे छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाइए।
بات مر اپوزیشن کی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ بنانے میں اپنا جو کردار ادا کیا ان دا نیشنل انٹرسٹ کیا, کیونکہ 8 فروری کے جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس قوم کو اگر گورنمنٹ فارم نہ کرتے تو ایک اور کیاس اور انارکی کی طرف لے جاتا. فریش الیکشنز کی طرف آپ جانے کی بات کرتے یا کوئی اور سسٹم ایوالو کرنے کی بات کرتے. سر میں اس سوال پہ آ نہیں رہی معذرت کے ساتھ. ابھی آپ لوگوں نے جو پریشر ایگزرٹ کیا بجٹ کے اوپر انیشلی, تو آپ اس پریشر کو عوام کے مفاد میں استعمال کرتے کہ پی ایس ڈی پی کے شیئرز آپ نے لے لیے, اپنی پوزیشنز کے اوپر, اپنے اوریجنل معاہدے کے اوپر بات چیت کر لی, مگر عوام کے اوپر بات نہیں کی گئی کہ کس طرح اگر کٹوتی کرنی ہے تو پھر یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو 40% تک نہ لے کے جائیں, اس کو نہ اس کا اور بھرکس نکالیں اربن مڈل کلاس کا. اسی طرح جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں بجلی کے اوپر ادھر کاٹ دیجئے, پی ایس ڈی پی میں مزید کٹوتی کریں, اس کو فریز کر دیجئے 705 ارب کے اوپر لائک لاسٹ ایئرز. بٹ دیز آر تھنگز وچ ور ناٹ ریزڈ بائی یو. وہ تو نکل گیا. دیکھیں میرا خیال ہے میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر سکا اور پھر آپ نے اپنا ایک پرسیپشن بتا دیا. گزارش ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں, دیکھیں نا جی, ہر جو لینڈر ہے اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پروگرام لیا, ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام لیا. آپ کی کٹی میں ڈالرز ہی نہیں ہے, آپ کو امپورٹ بل پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جا رہا ہے, اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, اور آپ کے پاس چند ڈالرز اگر آ گئے ہیں اس کی جانب سے اور پھر کچھ دوستوں نے بھیج دیے, تو آپ ڈیفالٹ سے جو بچے ہیں. لیکن یہ بات بھی زرداری صاحب نے کی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم نے ان کو ساتھ دیا, اور ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اکنامک سٹیبلٹی کی تعلق پہ اپنی پیش رفت کریں. لیکن جس انداز سے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اور جس انداز سے جو بجٹ انہوں نے پیش کیا, میں سمجھتا ہوں بجٹ بھی ایک عوامی نمائندے کا بجٹ مجھے وہ نظر نہیں آتا, وہ بجٹ امپوز نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ بھی احساس کریں کہ کب تک آپ تنخواہیں ادھار مانگ کے دیتے رہیں, سود پہ پیسے لے کے آپ معاملات چلاتے رہیں. الٹیمیٹلی ایک سٹیج پہ قوم کو تو کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑے گا اور کھڑا بھی ہونا پڑے گا. بالکل آئی ایگری ود یو. لیکن جو بورور کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کو پھر لینڈرز کی برداشت کرنی پڑتی ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو چاہے وہ نیشنلی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو بات کی, ابھی بھی ہم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اٹ از ایگرو بیسڈ اکانومی. آپ نے فارمر کو مار کے رکھ دیا پچھلے 4 مہینوں 5 مہینوں میں. آپ نے فارمر کی گندم نہ لی, اس کی پرائس آپ نے 3900 رکھ کے آپ پروونس آف پنجاب کی چیف منسٹر 3000 روپے پہ لے آئی ہے, اور پھر ڈسٹرکٹ وائز کلاسیفیکیشن کر دی ہے. پھر کیوں نہیں ان لوگوں کا احتساب کیا جاتا کہ جنہوں نے جب آپ کا ہارویسٹنگ سیزن آیا, تھریشنگ آپ کی شروع ہونے والی تھی, آپ نے گندم امپورٹ کر لی, آپ نے اس ملک کے فارمر کو مار دیا. مہر آپ کا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے, آپ کی چینی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, آپ کے فروٹس ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کا بنایا ہوا موٹر سائیکل ایکسپورٹ نہیں ہوتا. نہ آپ اس پوزیشن میں ہیں, نہ آپ جہاز بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ ڈالر ارن کر سکتے ہیں, آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے. میری جماعت تو یہی تو کہتی ہے نون کو کہ 70% پاپولیشن جہاں رہتی ہے رورل ایریا میں. معذرت کے ساتھ بخاری صاحب, ادھر اگر اینڈ آئی اپولوجائز, ڈو ناٹ ٹیک اٹ ان دا رانگ وے سر, بٹ اٹ از واٹ اٹ از. یہ تو منافقت اور ہپوکریسی ہے. اگر آپ چاہتے, آپ یہ کہتے تو ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ ہمارے ووٹوں پہ یہ حکومت بنی ہوئی ہے. میں یہ نہیں پوچھتی کہ وہ حالات کیا تھے جو بنائی, صحیح بنائی بیٹھ کے,
मगर सर आज आपके पास वो पावर थी कि आप नेगोशिएट कर सकते। सदर कहते हैं एग्रीकल्चर टैक्स लगना होगा क्यों? कहते अभी लगाइए। सिंध में आपकी हुकूमत है, मरियम साहिबा की पंजाब में हुकूमत है, बलोचिस्तान में सब मिलके बैठे हुए हैं। आपने क्यों नहीं ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की? 25% जब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उधर कहते हैं यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन। जिस ऑस्टेरिटी की बात करते हैं मगर अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देते हैं वफाकी लेवल के ऊपर, यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन सर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिधर आप लोग स्टैंड ले सकते थे वो स्टैंड तो आपने लिए नहीं। तो एक बड़े मजे की और बेहतरीन पोजीशन है पीपल्स पार्टी की। साहब छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, आप ओहदे एंजॉय भी करते हैं। पीपीपी हुकूमत में है भी नहीं भी, हुकूमत के अच्छे कामों का क्रेडिट ले लेगी, बुरे कामों से दूरी भी इख्तियार कर लेगी, बजट पास भी करा देगी, मगर जो सख्त फैसले वो नहीं कराएगी। थैंक यू मेयर, आपने हमें तो हिपोक्रेट कह दिया, लेकिन उनको हिपोक्रेट नहीं कभी कहा जो यू टर्न के बादशाह थे। उससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होती है? सर आपको किसने कहा नहीं कहा? एक दफा एक मौका फाय हमेशा रोक के कहा। नहीं, होल्ड ऑन नाउ होल्ड ऑन मैयर, नाउ होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट इट नाउ ना, लेट मी कंप्लीट इट नाउ। बात यह है कि हम आज भी समझते हैं अगर फाइनेंस बिल डिफीट होता है तो गवर्नमेंट गोज, if government goes there will be another crisis in the country। और हमने गवर्नमेंट बनाई इसलिए बना के दी। कबूल कीजिए इन गुनाहों को। मेरी बात सुन लेना अब, लेट मी कंप्लीट इट नाउ, लेट मी कंप्लीट इट नाउ। कि बात यह है कि अगर आप मुझे बताएं व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, क्या पाकिस्तान एक नए इंतखाबात की तरफ जा सकता है? या आज जो सिचुएशन है मुल्क की, कैन यू अफोर्ड टू गो फॉर अनदर इलेक्शंस? इस पार्लियामेंट में बैठ के तमाम पॉलिटिशियंस को एक मेज पे बैठना चाहिए, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, इररिस्पेक्टिव हु इज इन द गवर्नमेंट हु इज नॉट इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात जो है बिल्कुल उस पर अपनी बेल्ट को कसना चाहिए, इनको बिल्कुल कसना चाहिए, और गरीब आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। गरीब आवाम बिलबला उठा, वो रोटी को तरस गया। लेकिन आप ये मुझे बताएं अगर सिस्टम अगर वाइंड अप हो जाता है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सिस्टम वाइंड अप हो जाता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? मेरी बात समझिए आप, you know how to criticize, but give us a solution also na. You are a citizen of Pakistan also. Have you ever given a solution to it except criticizing? Come forward na, आप इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया हैं, हम आपसे कहते हैं। सर मैंने तो आपको सोल्यूशन दी, मैंने आपको कहा कि जो जिधर लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको रोका जा सकता है, जो काम करने के हैं, आप सीधा सिस्टम लपेट में, सिस्टम रैप अप, जमहूरियत खत्म हो जाए, हुकूमतें खत्म हो जाए, आप वर्स्ट केस सिनारियो पे आ रहे हैं। आपके पास इतना वजन है आज हुकूमत में कि जो करने वाले फैसले हैं वो करें। एनएफसी को रिविजिट कीजिए सर, टैक्स आप अपने रियल एस्टेट मैग्नेट्स को टैक्स कीजिए, एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स कीजिए। आप सारा का सारा भुरकस अगर मिडिल क्लास का और तनख्वाहदार तबके का निकालेंगे और चुप रहेंगे और फिर अवाम की बात भी करेंगे सर, और पीएसडीपी से अपने शेयर के अंदर निकाल के खामोश होकर बजट पास करा देंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। यू कांट सिट हियर एंड रेज वर्स्ट केस सिनेरियोज व्हेन यू डू हैव अ मिडिल ऑप्शन। आपने क्यों नहीं एक्सपेंडिचर्स खत्म करने की बात की हुकूमत के साथ? नो, अभी प्रेसिडेंसी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया गया है सर, ना कर देते जरदारी साहब? देखे ना, नहीं, प्रेसिडेंसी इज नॉट टेकिंग एनी पे, वो तनख्वाह नहीं लेते। तनख्वाह जो प्रेसिडेंसी की बढ़ी है उन सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बढ़ी है ना, उस मद में प्रेसिडेंसी के अखराजात बढ़े हैं। प्रेसिडेंट तो तनख्वाह लेते ही नहीं है, वो अलग बढ़ी है सर। सेकेंडली प्रेसिडेंसी का बजट चलाने का अलग बढ़ा है, नहीं प्रेसिडेंसी का बजट, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें 25% अलग बढ़ी हैं, प्रेसिडेंसी रन करने का एक्सपेंडिचर अलग बढ़ा है। नो, जो प्रेसिडेंसी का बजट बढ़ा है वो चार्ज नहीं होता टू फंड्स, वो चार्ज बजट नहीं जिसपे वोटिंग नहीं होती अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जो उसके थे यूटिलिटी चार्जेस बढ़े हैं, ऑब्वियसली यूटिलिटी चार्जेस प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट से तो नहीं देने। प्रेसिडेंट इज नॉट टेकिंग द पे राइट नाउ, और इसलिए प्रेसिडेंट की मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड है अब तो। लेकिन मैं आज करना चाहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट, आपने कहा कि हमने प्रेशर नहीं डाला, हमने बिल्कुल उनको कहा कि आप पब्लिक एट लार्ज को रिलीफ के लिए इकदाम उठाएं। मसलन आज भी हम समझते हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी 1200 अरब रुपया पेलफ्रेज है केपीटी में, अब उसका एहतसाब किसने करना है? फिर उसका एहतसाब किसने करना है?
चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया, कि आपने पाकिस्तान के फार्मर को मार के रख दिया कि जब हार्वेस्टिंग पे आपकी गंदम आ गई और थ्रेशिंग पे आ गई, आपने गंदम इंपोर्ट कर ली। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दोज पीपल? आज चेयरमैन नैब सोया हुआ है, बाकी केसेस का तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है। आया ये ऐसी बदनवानी नहीं है जिसने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया? सो आप कह रहे हैं कि आप बेबस हैं, आप हाईलाइट करते हैं इश्यूज और फिर बेबस हैं। सर जरदारी साहब इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन टू से नहीं, हम सिस्टम की कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं। गिरानी भी आती हैं हम एट एनी कॉस्ट। ये तो अच्छी ढाल है ना सर, सिस्टम की कंटिन्यूटी पे हम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल उस पे कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है। 2008 से लेके आज तक जो जमहूरियत आपको नजर आती है ना, जो पार्लियामान आपको नजर आती है, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम भी धरने वाली पॉलिटिक्स करते और एहतजाज के जरिए गवर्नमेंट्स को घर भेजना करते तो आज यहां कोई और सिस्टम होता। हम इस आइन के वारिस हैं और इस आइन के तहत हुकूमत 12,970 अरब का टैक्स हदफ इस हुकूमत ने रख दिया टू कलेक्ट रेवेन्यू। सर आम अब आप आके उसको नहीं रिवाइज करवाते, उधर चीखें निकल गई हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। आप लोग ये नहीं हुकूमत से कहते कि आप लोगों ने शरह सिर्फ बढ़ा दी है, टैक्स नेट को वसी नहीं किया, ब्रॉडन नहीं किया। आप इधर प्रेशर एग्जर्ट करें जो काम करवाने वाले हैं, मगर यू आर स्किपिंग दिस ऑल ऑफ दीज स्टेप्स सर एंड गेंग सिस्टम लपेट देंगे। कंटिन्यूटी ऑफ जमहूरियत जो है वो हमारी वजह से है। अब मेरे सर द प्रॉब्लम हियर इज जरदारी साहब एज आई सेड टू से द लीस्ट इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए सर। सो जब वो ये धमकी देते हैं कि हमें हुकूमतें गिरानी भी आती हैं, तो इसको कितनी संजीदगी से इस टाइम पे लिया जाए, क्योंकि तमाम तर आईनी ओहदे तो आज भी आपके पास हैं। गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत से दूरी इख्तियार कर लेते हैं आप लोग, लेकिन सदर मुमलिकत का ओहदा है, 2 सूबों की गवर्नरशिप्स आपके पास है, सेनेट चेयरमैन का ओहदा आपके पास है, मगर काबीना में बैठने से इंकारी भी हैं एट द सेम टाइम। और वो अभी भी कह रहे हैं कि अब बैठने वाले हैं, हमारी बातचीत जारी है। तो अब मुझे ये बताइए, एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं गिरानी भी आती है, इस स्टेटमेंट को कितनी संजीदगी से लिया जाए, और दूसरी तरफ जब नून कहती है हम उनको मना लेंगे, वो हमारे साथ काबीना में भी आ जाएंगे, किस सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली लिया जाए एंड व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमारे पास है। यू नो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेम इज द केस विद द चीफ मिनिस्टर्स। चेयरमैन सेनेट के पास क्या अख्तियारात है? ही हैज टू ओनली रन दी सेनेट अपर हाउस, उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक बात। सेकेंडली जो उन्होंने कहा तो ये हमने कन्वे ये किया कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी सपोर्ट की बुनियाद पर खड़ी है, और हम ये चाहते हैं कि आवाम के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं कर जाएंगे, हम एज अ पोलिटिकल पार्टी हमें पता है कि हमने अल्टीमेटली आवाम के पास जाना और आवाम को हमने फेस करना है, तो हम तो हमेशा आवाम का कॉज प्लीड करेंगे। तो सर मैंने यही पूछा, असल स्ट्रेंथ आपकी उन नंबर्स में से है जिसके ऊपर ये हुकूमत बनी बैठी है। तो ये 13,000 अरब का टैक्स जो है, इस पे बात करना या दायरा वसी करना, प्रेशर इधर डल सकता है कहने के लिए कि सर हम नहीं वरना हिस्सा बनेंगे। 65 से 70 रुपए फी यूनिट बिजली हो गई, 49% इनकम टैक्स, 20.5% आपका शरह सूद है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इधर आके जब आप लोग कहते हैं, मैंने तो आपसे सीधा पूछा है, जरदारी साहब का कहना हुकूमतें गिरानी भी आती हैं वर्सेज नून का कहना कि आपको राजी करके ले आएंगे अभी काबीना में, लाइकली क्या होते देख रहे हैं आप सर? नहीं, देखिए बात सुने कि आप इसको भी कैलकुलेट करें कि 2018 तक आपकी बोरोइंग थी $24 बिलियन, और 2022 अप्रैल में आपकी बोरोइंग होगी, फॉरेन बोरोइंग होगी, आपकी होगी $45 बिलियन। किसी ने अकाउंट फॉर किया कि 3.5 सालों में 21-22 बिलियन डॉलर्स जो है वो लिए और कहाँ गए, और आज इस गवर्नमेंट को रीपे करने पड़ रहे हैं। Have you ever questioned those things? आप हम पे तो क्वेश्चन इट एवरी सिंगल डे, आई क्वेश्चन इट। कल भी मैं हुकूमत के नुमाइंदे और वज़ीर को यही क्वेश्चन कर रही थी। बट सर ये ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी हैव कन्वेड
we have conveyed to the government. آپ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں مگر اس کی ریسپانسبلٹی بھی نہیں لیتے سر. حکومت کے کیا مزے لے رہے ہیں بھائی؟ ہم وزارت میں نہیں ہیں سر. بورڈ ان 3 میں سے 2 حکومتوں میں آپ شراکت دار تھے. میں عرض کر دیتا ہوں, جس گورنمنٹ میں ہم تھے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم نہیں تھے, اینڈ یو نو دی ریزلٹس. اور پھر ابھی بھی پی ایس ڈی پی کا جو پروونشل سبجیکٹ ہے اس پہ ضرور کہا کہ 2 پروونسز کی جو پی ایس ڈی پی کے اس کو ان کے مطابق شیئر دیا جائے. آپ اس طرح کریں نا کہ فیڈرل گورنمنٹ سارا پی ایس ڈی پی اپنے صوبے پہ یا اپنے پاس رکھ لے. تو ابھی ہم نے کہا جس کی وجہ سے ابھی سبجیکٹس ڈیوالو ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ 18 امینڈمنٹ کی آپ این ایف سی کی بات کرتی ہیں, این ایف سی کو آپ چھیڑ نہیں سکتے until unless you amend the constitution. One thing, یہ آپ نے 18 امینڈمنٹ میں کیا ہوا ہے. سیکنڈلی, جب آپ 18 امینڈمنٹ میں آپ نے منسٹریز ڈیوالو کی تو آپ نے کیوں ود ہولڈ کی 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ وفاق کے پاس وہ جو سبجیکٹ ڈیوالو ہو گئے, دے شوڈ ہیو گون بیک ٹو دی پروونسز, اور ابھی وہ جانے شروع ہو گئے ہیں. تو پھر این ایف سی کا جو ایشو ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے فائنینسز نہیں تھی, میں سمجھتا ہوں ان کی سیونگ ہوگی اور دے ول میٹ دی ایکسپینسز فیڈرل لیول پہ. سر آپ لوگ این ایف سی ریوزٹ کرنے کو تیار ہیں؟ جی پہلے لیٹ سی, یو مسٹ سی دی 18 امینڈمنٹ فرسٹ. اگر آپ 18 امینڈمنٹ کو آپ امینڈ کر سکتے ہیں دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس, تو یہ کنسنسس سے ہوتی ہے. جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, جب تک فیڈریٹنگ یونٹس ایگری نہ کرے آپ این ایف سی ایوارڈ کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ قطعاً آئین میں لکھی I گئی understand the math behind it. ہے. میں تو آپ سے پولیٹیکل ول کی بات کر رہی ہوں. I'm not talking about changing it. Let it come to the parliament. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ اس کو ریوزٹ کرنے کو تیار ہیں؟ پولیٹیکل ول موجود ہے. دیکھیں ری وزٹ تو تب کریں گے نا جب چاروں فیڈریٹنگ یونٹس بات کریں گے. یہ ایک پرسنل معاملہ تو نہیں ہے, اٹس اے میٹر آف فیڈریشن. آپ بات کرنے کو تیار ہیں؟ اور فیڈریشن, لیٹ somebody move it, لے آئے کہ موو کریں, we can examine it in the parliament. آپ سے ابھی تک مسلم لیگ نون نے یا اس وزیر خزانہ نے آفیشلی این ایف سی ریوزٹ کرنے کی بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ Not to my knowledge. بہت بہت لیکن این ایف سی تو آپ وزٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ امینڈمنٹ نہ کریں کانسٹیٹیوشن میں. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. ہے ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. گندم بحران کے محض 2 ماہ بعد ایک بار پھر خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ملک میں آٹے کی قیمتیں نہ صرف بڑھیں گی بلکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو آٹے کے لیے سڑکوں پر خوار ہونا پڑے گا, کیونکہ وفاقی بجٹ میں عائد کردہ اضافی ٹیکسز کے بعد 1500 سے زائد فلار ملز نے گندم کی ترسیل غیر معینہ مدت کے لیے روکتے ہوئے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی ہے. حکومت نے فلار ملز ایسوسی ایشن کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے. اگر ود ہولڈنگ ٹیکس نہ ہٹایا گیا تو 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 سے 250 روپے مہنگا ہو جائے گا. سادہ الفاظ میں 10 سے 12 روپے فی کلو زیادہ. اب اگر ہڑتال جاری رہی تو ذخیرہ اندوزی اور قلت کا باعث بنے گا. گندم اور آٹے کی سپلائی بند ہونے کے بعد مارکیٹ میں گندم کی قلت پیدا ہو گئی ہے, اور اگر ہڑتال مزید آگے بڑھی تو یقیناً تندوروں پر بھی نان اور روٹی مہنگی ہو جائے گی. میرے مطالبات یہ ہے جب تک ود ہولڈنگ ٹیکس واپس نہیں لیں گے فلور مل نہیں چلانی. یہ ہم بھی متاثر ہوں گے, ہماری لیبر ویلی بیٹھی ہے وہ بھی متاثر ہوئیں گی. بند ہو گئی ہے تو ہمارا روزی روٹی بالکل ختم ہو گیا ہے, اور ہمارے چولہے بند ہو جائیں گے. ہم غریب لوگ ہیں, کیا کریں گے؟ ہمارا تو بالکل بھی نظام پہ ختم ہو جائے گا, پھر ہم تو بالکل روڈ پہ آ جائیں گے. مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کا آٹے پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے سے انکار سامنے آ چکا ہے. چیئرمین ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ریٹیلرز ٹیکس پیئر پر کڑی شرائط عائد ہیں, اس لیے فلار ملز کے آٹا ڈیلر اور ریٹیلرز پر سے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, لاہور, کوئٹہ, راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں گندم کی واشنگ بند کرنے کے بعد اب آٹا پیکنگ اور ترسیل بھی مکمل طور پر بند ہے.
2 माह कबल गंदम के बहरान ने उस वक्त जन्म लिया था कि जब हुकूमत ने अपने किसान से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में किसान को तकरीबन 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक कमेटी भी बनाई थी, मगर इस कमेटी ने वही किया कि जो पाकिस्तान में होता आया है। हालांकि सरकारी और मौजूदा वुज़रा भी निगरान हुकूमत को गंदम बहरान के गलत फैसलों को ठहराते रहे, जिम्मेदारी उन पे सौंपते रहे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का यह मानना है अब कि हुकूमत आटे पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की बजाय अपने अखराजात कम करे। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है तो माजी की तरह हुकूमत IMF के हर मुतालबे के सामने घुटने टेक रही है। वफाकी हुकूमत के बाद चारों सूबे भी ऑन बोर्ड आ गए हैं। IMF की तरफ से चारों सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात किए गए और चारों सूबों ने ज़र्रात पर इनकम टैक्स की शर्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाते हुए 2 दिन में प्लान IMF के सामने पेश करने की हामी भर ली है। चारों सूबाई हुकूमतों ने यह भी माना कि नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह ज़र्रात पर भी 6 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबाई हुकूमतों से अक्टूबर 2024 तक कवानीन में तरमीम करते हुए टैक्स की शरह को वफाकी इनकम टैक्स कवानीन तक लाने का कहा है। यहां यह बताना भी अहम है कि एग्रीकल्चर यानी कि ज़रात मुल्क की GDP का 25% है, मगर टैक्स सिर्फ 0.1% देता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत को ही देख लिया जाए तो वो 1.5 खरब रुपए तक बनती है। और डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक मुल्क की 22% जमीन 1% जमींदारों के पास है और इन जमींदारों ने गुज़िश्ता साल 2 अरब रुपए टैक्स दिया था, जबकि इनकी आमदन 2800 अरब रुपए रही। जबकि गुज़िश्ता रोज ही सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी ज़र्रात पर टैक्स लगाने के हवाले से बयान दिया था। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज्यादातर लगेगा बड़े जमींदारों पे, लगाना पड़ेगा, IMF का शर्त है वो। नाज़रीन, ज़राई टैक्स के अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर भी जोर दिया गया है और यकीनन ये भी खत्म की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के लिए डेस्परेट है और IMF बहरहाल ये जानता है। नाज़रीन, यही वजह बन रही है कि हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के बाद कमर्शियल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट 8 रुपए 4 पैसे इजाफे से 77 रुपए 15 पैसे, ज़राई सार्फिन का फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे, जनरल सर्विसेज का फी यूनिट 6 रुपए 98 पैसे इजाफे से 61 रुपए 3 पैसे और बड़े सार्फिन का फी यूनिट 5 रुपए 51 पैसे इजाफे से 59 रुपए 96 पैसे का हो गया है। इजाफे के साथ साथ कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई में पेश की गई डिटेल्स के मुताबिक मुल्क भर के सार्फिन से सालाना 860 अरब रुपए सिर्फ टैक्स की मद में वसूल किया जाता है। सेक्रेटरी पावर ने टैक्सेस की तफसीलात बताते हुए बताया है कि 500 रुपए से 2000 रुपए के बिल पर 10 से 12% टैक्स आयद है, 25,000 के बिल पर 5.5%, एडवांस टैक्स 4%, मजीद सेल्स टैक्स इनएक्टिव कंज्यूमर्स पर 7.5%, इजाफी सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि 1.5% बिजली ड्यूटी और PTV फीस में भी आयद है। सिर्फ बिजली पर आयद इन टैक्सेस के बावजूद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यह मानना है कि हर शोबे की तरफ से दबाव आ रहा है, हर शख्स चाहता है कि उस पर टैक्स ना लगाया जाए। मगर आपको बताते चले नाजरीन कि यह बात दुरुस्त है कि अब इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, लेकिन शायद हुकूमत वक्त इसको ग्रेजुअली और मरहलों में कर सकती थी कि कैपेसिटी बिल्ड की जाती, फ्लावर मिल्स की भी, दीगर रिटेलर्स की भी, कि माइंडसेट्स भी मोल्ड किए जाते। ये आपको बताते चलें कि ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप की जाती तो इतना रद्द अमल शायद ना आता, यहां भी मरहलावार इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ मुकम्मल इंकार है और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से मुकम्मल स्ट्राइक है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।